Hello everybody, a very good morning to all of you. This is Hrusikesh Sahu from Odisha Adarsha Vidyalaya, Begana, Korai, Jajpur. So, my dear students, what we will learn today? In this video, we will discuss how the major policy decisions taken. So, जैसे कि हम लोगों ने हमारा जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था. इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टार्टेड ए न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर नेम वाज वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. And what we had discussed in the last class, that we had discussed how the major institutions work, how our major institutions work, उनका का जो काम करने का तरीका था उसके ऊपर मैंने तुम्हें एक बेसिक नॉलेज दिया था, बेसिक आइडिया मैंने तुम्हें दिया था. एंड ऑल्सो आई हैड टोल्ड यू हाउ द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द थ्री मेजर institutions, between the legislature, executive and judiciary. And I had also told you that in this chapter we will discuss about these institutions. तो मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हम इसी बेसिक जो इंस्टीट्यूशंस है, मेजर इंस्टीट्यूशंस है, उसी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हम जो कि ये पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हाउ ए मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन. तो तुम्हारे बुक्स में जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, वो टॉपिक का नाम है हाउ ए मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन. तो ये टॉपिक को हम एक स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ेंगे और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक क्या कहना हमें चाहता है और ये टॉपिक के जरिए हमें क्या समझना. तो पहले तुम्हारे बुक्स में वहां पर एक ऑफिस मेमोरेंडम दिया गया है. हम और वो जो पूरा फर्स्ट टॉपिक है हाउ ए मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, ये पूरा टॉपिक जो कि उसी मेजर पॉलिसी डिसीजन के बारे में बता रहा है कि कैसे मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिया जाता है और ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है. तो उसी के ऊपर ये पूरा टॉपिक दिया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम. ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? सिंपली इट इज ए लॉ. When government want to implement a law, when government want to execute a law, at that time mostly government issued an order, issued an order by appropriate authority stating the policy or decisions of the government. दैट ऑर्डर इज नोन एज द ऑफिस मेमोरेंडम. एक एग्जाम्पल ले लो कि जैसे कि तुम्हारा स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो स्कूल की जो प्रिंसिपल सार होते हैं, प्रिंसिपल सार क्या करते हैं, एक नोटिस इशू करते हैं. नोटिस क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. नोटिस जाकर नोटिस बोर्ड में उसको चिपका दिया जाता है. टीचर्स जो होते हैं, टीचर्स को भी नोटिस जो कि क्या करता किया जाता है, टीचर्स के बीच भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है. तो ये जो सर्कुलर होता है, ये जो नोटिस होता है, उसी को ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है. हर एक ऑफिस मेमोरेंडम का उसका कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होता है, डेट होता है, कौन से डेट में वो इशू किया गया है, वो पर्टिकुलर डेट्स होता है. सो सिंपली इट इज ए लॉ, इट इज ए regulations or rules. When government want to implement or want to execute some laws, at that time government mostly issued an order and that order is known as the office memorandum. तो देखो ये वही लिखा गया है यहाँ पर, that a order, office memorandum is a order issued by an appropriate authority stating the policy or decisions of the government. तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि ये क्या होता है, ये एक ऑर्डर होता है एंड दैट ऑर्डर इज इशूड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. तो ऐसे कोई भी, जैसे कि कोई भी व्यक्ति ऐसे जो कि ऑफिस ऑर्डर इशू नहीं कर सकता है. अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होते हैं, कोई भी ऑफिस ऑर्डर को इशू करने के लिए एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होते हैं और उन्हीं के द्वारा ये जो कि ऑर्डर इशू किया जाता है. एंड दिस ऑफिस मेमोरेंडम स्टेटिंग द पॉलिसी और डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट. तो इसी ऑफिस ऑर्डर के जरिए गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है या गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस लिया जाता है, उसी को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है. द गवर्नमेंट इशूड hundreds of order every day on different matter. So not only single order, every day there are several hundreds or thousands of order issued by the governments from different matters or from different departments. अलग अलग डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट का हजारों संख्यक डेली जो कि ऑफिस ऑर्डर इशू किया जाता है. एंड ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट. तो ये जो ऑफिस मेमोरेंडम होता है, ये जैसे मैंने कहा एक दिन में बनता नहीं है या सडनली इशू नहीं होता है, ये एक लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स होता है. बहुत लंबा समय लगता है एक ऑफिस मेमोरेंडम को इशू करने के लिए.
सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो ऑफिस मेमोरेंडम तुम्हारा बुक्स में जो पिक्चर दिया गया है, अच्छे से वो ऑफिस मेमोरेंडम को देखो। ये पिक्चर में मैंने तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ऑफिस मेमोरेंडम वहाँ पर इशू किया गया है। आज आई टोल्ड यू दैट एवरी ऑफिस मेमोरेंडम हैव स्पेसिफिक नंबर, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखो ओ एम दैट मीन्स ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36012/31/90, ओके, एंड एस्टैब्लिश्ड SCT dated 13th August 1990. So that means this office memorandum was issued on 13th August 1990. And the number of the office memorandum is already mentioned in the top part of this letter. ओके, सो देखो क्या ऑफिस मेमोरेंडम जो कि हमारा बुक्स में दिया गया है, ये ऑफिस मेमोरेंडम किसके बारे में कह रहा है, ये क्या कह रहा है। सो an order, as I told you, office memorandum is an order. So an order was issued by government of India on August 13, 1990. तो भारत के जो सरकार है, गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑफिस एक मेमोरेंडम इशू किया जाता है 13 अगस्त 1990 को। तो ये ऑफिस ऑर्डर में है क्या। तो जैसे मैंने कह दिया कि ऑफिस ऑर्डर जो है, दैट ऑर्डर वाज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन क्या हम लोगों ने, कोई भी व्यक्ति, तुम चाहे मैं हूं या चाहे तुम हो, क्या हमने कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखा है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई पर्सन है, कोई पीपल है, नहीं। तो then how government of India can issued an order? Then who issued that order? That order issued by whom? So that order was issued by Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension. तो देखो, that order was issued by the Department of Personnel and Training, and this department is coming under the Ministry of Personnel, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। तो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है हमारा, तुम लोगों को पता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा मिनिस्ट्री होता है, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फिनांस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। तो उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन से, और उसके अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंडर में अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने क्या किया है, इस ऑर्डर को इशू किया था। ओके, ठीक है। तो ये ऑर्डर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा इशू किया गया था। बट व्हाट वाज देयर इन दिस ऑफिस ऑर्डर, व्हाट वाज देयर इन दिस ऑफिस मेमोरेंडम। तो क्या था इस ऑफिस मेमोरेंडम में। तो वो कह रहा है, देखो, दिस ऑर्डर announced 27% reservation for socially and educationally backward classes ACBC in government's job। तो ये जो ऑर्डर था, ये ऑर्डर जो ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से, इस ऑर्डर के जरिए गवर्नमेंट 27% रिजर्वेशन, 27% सीट जो कि रिजर्वेशन रखा था किसी लोगों के लिए, सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, कहाँ पर, गवर्नमेंट की जॉब के लिए। दैट मीन्स वेन एवर एनी गवर्नमेंट पोस्ट रिमेन वैकेंट एंड गवर्नमेंट वांट टू फिल दैट पोस्ट, at that situation 27% seat among the vacant seats should be reserved for the socially and educationally backward classes। तो ये socially and educationally backward classes जो SCBC जिनको कहा जाता है, ये कौन सी ग्रुप है। तो ये socially मतलब जो लोग सोसाइटी में दूसरे लोगों से बहुत पीछे रह गए हैं, एजुकेशनली भी पीछे रह गए हैं, बैकवर्ड क्लासेस है, तो उन्हीं लोगों को सोशल से सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट करने के लिए, सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्वेशन देने की डिसीजन लिया। तो क्या दिस इज सो सिंपल टू डू। क्या गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया, जो ऑर्डर इशू किया, ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया, क्या किया ये इतना सिंपल होता है एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू करना या एक डिसीजन लेना, नहीं। सो जस्ट लुक एट दैट ऑफिस मेमोरेंडम। सो द फर्स्ट ऑफिस मेमोरेंडम सब्जेक्ट वहां पर लिखा गया है दैट 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्वेंट। तो ये जो सबसे कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक था वो क्या था, ये जो येलो कलर में तुम्हारा ऑलरेडी यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, यहाँ पर जस्ट देखो, तो वहां पर वो क्या कहता है दैट 27% of the vacancies in civil post and services under the government of India shall be reserved for ACVC।
तो इसी के ऊपर जो कि उस टाइम पर एक टर्मोइल सिचुएशन पूरे इंडिया में क्रिएट हुआ था। पूरे इंडिया में एक तरह का बहुत ही जो कि डिस्टर्बेंसेस हुआ था, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था कि इस जो डिसीजंस लिया गया था कि 27% सीट शुड बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन द गवर्नमेंट जॉब। व्हाई? डेफिनेटली सो मेनी पीपल्स आल्सो सपोर्टिंग दिस डिसीजन of the government and so many peoples also opposing the decisions of the government। तो डेफिनेटली जिन लोगों को फायदा होने वाला था, 27% जो रिजर्वेशन जिन लोगों को मिलने वाला था, वो लोग गवर्नमेंट के इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे थे, और जिन लोगों को नहीं मिलने वाला था वो लोग अपोज कर रहे थे। तो इस तरह का जो कि उस टाइम पर जो सिचुएशन था, एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन उस टाइम पर क्रिएट हुआ था पूरे इंडिया में। तो देखो, जैसे मैंने कहा, क्या ये जो डिसीजंस लिया जाता है, इज दैट सो सिंपल टू डू? क्या ये डिसीजन लेना इतना आसान होता है? क्या सरकार एक दिन में डिसाइड कर दिया कि ये डिसीजंस लिया जाएगा, ये 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा? देन हाउ गवर्नमेंट डिसाइडेड to give 27% reservation to the socially and educationally backward classes in the government job? So that's why हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाकर हम मंडल कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और वहां पर हमें पता चलेगा कि ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा, कैसे लिया गया था। सो देखो, ये मंडल कमीशन, तो मंडल कमीशन क्या था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had appointed the second backward classes commission in 1979. So this Mandal commission was the second backward classes commission. So there was a homework for you, there is a homework for you, that you have to find when or in which year the first backward class commission was established or set up। तो फास्ट बैकवर्ड क्लास जो कमीशन था वो कब सेटअप किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और क्यों सेटअप किया गया था, वो तुम्हारे लिए होमवर्क है, वो तुम ढूंढने की कोशिश करोगे। जस्ट रिमेंबर दैट द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन व्हिच ईयर? इन द ईयर्स 1979। This commission was headed by B.P. Mandal, so it is called, or so it is popularly called as the Mandal Commission। So this commission was headed by the B.P. Mandal। तो ये जो कमीशन की जो चेयरमैन थे वो बीपी मंडल थे। तो जिस वजह से आज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन वाज बीपी मंडल, सो इन हिज नेम दिस कमीशन वाज पॉपुलरली नोन एज द बीपी मंडल कमीशन और मंडल कमीशन। तो उसकी चेयरमैन बीपी मंडल होने की वजह से इस कमीशन का नाम रखा गया था मंडल कमीशन। सो द क्वेश्चन हियर दैट व्हाई दिस कमीशन वाज अपॉइंटेड। तो हमारे दिमाग में यहाँ पर एक सवाल आता है कि गवर्नमेंट ने 1979 में जो डिसीजन लिया कि एक बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंटमेंट किया जाएगा बीपी मंडल के चेयरमैनशिप के अंडर में, देन ये कमीशन क्यों अपॉइंटमेंट किया गया था? व्हाई दिस कमीशन वाज अपॉइंटेड? द कमीशन was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommended steps to be taken for their advancement। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इस जो कमीशन को सेटअप किया था गवर्नमेंट ने, उनका मेन ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट का ये था दैट द कमीशन मस्ट हैव टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो वो क्राइटेरिया कमीशन ढूंढेगी और सोसाइटी में कितने परसेंटेज की सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास पीपल है उनके बारे में डाटा भी कमीशन को कलेक्शन करना था, और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए सोसाइटी की मेनस्ट्रीम में उन लोगों को, उस कम्युनिटी को शामिल करने के लिए क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा, वो स्टेप्स को भी सजेशन करना था इस कमीशन को, मंडल कमीशन को। तो इसी काम के लिए मंडल कमीशन का अपॉइंटमेंट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने कब? 1979 में। So after that, up to 1 year, the government was under progress. The commission was on progress. The commission was working with the principles to find out the way, or to find out the socially and educationally backward classes people in India। तो एक साल तक फाइनली कमीशन ने वहाँ पर काम करता रहा कि कैसे क्या कौन से कम्युनिटी, कौन से लोग जो कि इस कम्युनिटी के अंदर आएंगे, क्या बेनिफिट्स उनको मिलेगा। तो कमीशन ने एक साल तक फाइनली काम किया, एंड द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980। द कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर
ईयर 1980। तो एक साल बाद 1980 को गवर्नमेंट क्या करती है, जो कि अपना कमीशन जो कि अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, गवर्नमेंट के पास अपना रिपोर्ट सबमिशन करते हैं। सो व्हाट वाज देयर इन दैट रिपोर्ट? तो इस रिपोर्ट में क्या था? What was the suggestion given by the मंडल कमीशन? क्या क्या suggestions उन्होंने दिया था? So many points were discussed in the report about the backward classes. So not a single point, but there are so many points was discussed in this commission report about the backward classes. तो backward class जो people थे उन लोगों के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स इस कमीशन की रिपोर्ट में डिस्कस किया गया था। एंड द मेजर रिकमेंडेशन व्हिच वाज गिवन बाय द मंडल कमीशन वाज दैट one of the recommendation was to give 27% of the reservation to socially and educationally backward classes in government jobs। तो जो मेन फोकस था इस कमीशन की, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स था कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास पीपल्स को फाइंड आउट करना, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ सजेशन प्रोवाइड करना। तो कमीशन ने उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए क्या सजेशन दिया था, क्या रिकमेंडेशन दिया था? द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन वाज दैट टू गिव 27% of reservation to socially and educationally backward classes in government job। तो कमीशन ने जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दिया कि सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए उनको गवर्नमेंट सर्विस में, गवर्नमेंट जॉब में, सिविल सर्विस में 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट उनका अपलिफ्टमेंट चाहता है तो उन लोगों को, उस कम्युनिटी के लोगों को 27% रिजर्वेशन जरूर देना होगा। So the benefits of job reservation extended from SC/ST to a third category that is called as the ACBC introduced। तो पहले, that means before 1980, the reservation systems was only used by the, and only this systems is used by the SC and ST community in India। जो रिजर्वेशन फैसिलिटी था एट दैट टाइम बिफोर 1980, द रिजर्वेशन फैसिलिटी वाज ओनली एंजॉयड बाय द SC/ST community in India। Right now, after 1980, the commission suggested that the reservation facility must be extended from SC/ST to a third category that is called as the SCBC। तो सिर्फ SC/ST नहीं बल्कि SCBC कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए उनको भी कुछ परसेंटेज, जो कि 27% सीट रिजर्वेशन देने के लिए ये रिकमेंडेशन हमारा किसने दिया? जो कि मंडल कमीशन ने दिया। So the questions here that several questions here arises in our mind that does recommendation means a law? क्या मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया वो लॉ हो गया, या इसी रिकमेंडेशन से ही लॉ बन जाता है? नो। देन हाउ डिड द रिकमेंडेशन बिकेम ए लॉ? अगर रिकमेंडेशन लॉ नहीं होता है तो एक रिकमेंडेशन को कैसे लॉ में बदला जाता है, या एक रिकमेंडेशन कब लॉ में बदलता है? देन देखो, these reports and recommendations were discussed in the parliament। the recommendation was given by the Mandal Commission was discussed in the parliament। तो पार्लियामेंट में वैसे 1980 से 1989 तक जैसे कि बहुत सारा सरकार आए, सरकार गए, अलग अलग पार्टी का सरकार बना, तो पार्लियामेंट में इसके ऊपर जो कमीशन ने जो सजेशन दिया था, जो रिकमेंडेशन दिया था, उसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ, डिबेट भी हुआ। मेनी पार्टीज एंड पार्लियामेंटेरियंस केप्ट डिमांडिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द implementation of the Mandal Commission's recommendation। So many political parties also demand to implement the recommendation of the Mandal Commission, but finally this decision was not taken, and the Mandal Commission recommendation of the Mandal Commission was not implemented till 1989। तो 1989 तक इसके ऊपर बहुत सारा डिबेट भी हुआ, डिस्कशन भी हुआ, पार्लियामेंट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाए, लेकिन ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो था, रिकमेंडेशन जो था, उसके ऊपर कोई डिसीजंस नहीं लिया गया या उसको फाइनली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सो इन नेक्स्ट टर्म इन 1989, ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन, ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन, द जनता दल पार्टी promise that if they will get a chance to form the government, they would implement the demands। So जैसे कि तुम लोगों को पता होगा
हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, इलेक्शन के टाइम पर पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो लेते हैं। मैनिफेस्टो के जरिए लोगों के पास बहुत कुछ जो कि प्रॉमिसेस भी वो लोग करते हैं। तो उसी तरह 1989 में जब जनरल इलेक्शन होने वाला था, तो जनता दल ने अपने मैनिफेस्टो में, थ्रू हिज मैनिफेस्टो, थ्रू द मैनिफेस्टो ऑफ जनता दल प्रोमिस टू पीपल, if their party get a chance to form the government, they would implement the decisions, the recommendations of the मंडल कमीशन। सो जनता दल ने ये डिसाइड किया, अपने मैनिफेस्टो में लोगों से ये वादा किया कि अगर हमारा पार्टी को आप लोग चांस देते हो, हमारा सरकार बनती है, तो डेफिनेटली हम उसी के ऊपर काम करेंगे और क्या करेंगे, जो कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये बीपी मंडल की फोटो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर तुम्हें दिखाया है। यहाँ पर वीपी सिंह है। वीपी सिंह कौन थे? ये वीपी सिंह उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, जनता दल का प्राइम मिनिस्टर थे। तो बीपी मंडल और वीपी सिंह यहाँ पर है। इवेंचुअली जनता दल केम इन पावर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, and its leader VP Singh became the prime minister and took different measures to implement the commission's reports. So finally, in 1989 election, Janata Dal influenced the people through their manifesto. लोगों को उन्होंने इन्फ्लुएंस कर लिया अपने मैनिफेस्टो के जरिए। सो डेफिनेटली जिन लोगों को इस लॉ से, इस रिकमेंडेशन से बेनिफिट्स होने वाला था, वो लोग जनता दल की मैनिफेस्टो से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होने लगे, प्रभावित होने लगे, और जनता दल को सपोर्ट भी मिला। एंड इन 1989 जनरल इलेक्शन, जनता दल is able to secure majority number of seats in Lok Sabha, and finally जनता दल came in power and formed the government। तो उन्होंने पावर में आ गए और सरकार ने बनाया। एंड वीपी सिंह became the prime minister of जनता दल। तो जनता दल की लीडर जो थे वीपी सिंह, वो उस टाइम पर 1989 में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बने। सो आज फॉर देयर डिमांड, आज फॉर देयर प्रोमिसेस, वीपी सिंह फाइनली इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशंस रिपोर्ट। तो उन्होंने मंडल कमीशंस को रिपोर्ट जो था, जो रिकमेंडेशन था, उसको इम्प्लीमेंट किया। एंड फाइनली इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑफिशियल मेमोरेंडम नंबर 36012 by 31/90 and was born on August 13, 1990। तो जैसे मैंने कहा, फाइनली दिस रिजर्वेशन सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन द ईयर 1990 ऑन द मंथ ऑफ अगस्त 13। तो 13 अगस्त 1990 को बीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो 1990 में, तो देखो 1980 में जो मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया था, तो 10 साल लग गया फाइनली सरकार को। 2 बार सरकार वहां पर बन चुके थे, बहुत बार डिबेट डिस्कशन इसके ऊपर हो चुका था, लेकिन 1990 10 साल बाद जाकर ये फाइनली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए इसके ऊपर जो कि लॉ बनाया गया और सिस्टम्स को, रिजर्वेशन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन ये जो सिचुएशन था यहीं पर कंट्रोल नहीं हुआ। इसके बाद जो कि जैसे मैंने कहा, ये एक टर्मोइल सिचुएशन पूरे इंडिया में क्रिएट किया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये डिसीजन, जैसे कि मैंने यहाँ पर तो मैंने ये तुम्हें कह दिया दैट व्हेन जनता दल केम इनटू पावर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, आफ्टर दैट वीपी सिंह इम्प्लीमेंटेड द मंडल कमीशंस रिपोर्ट एंड इशूड एन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट 27% रिजर्वेशन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन ये मेजर डिसीजंस कैसे लिया गया पार्लियामेंट में, उसके ऊपर कैसे लॉ पास किया गया, और उसके बाद का जो लोग थे, लोगों का रिएक्शन कैसा था, ये सब जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एट लास्ट आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस and you have to find out the answer. The first question is that what do you mean by office memorandum? ऑफिस मेमोरेंडम कहने से तुम्हें क्या समझ में आता है? ऑफिस मेमोरेंडम मीन्स, ऑफिस मेमोरेंडम एक्सप्लेन्स द पॉलिसी और डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट इशूड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होता है, जो डिसीजंस होता है, ये उसको एक्सप्लेन करता है। एंड दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज इशूड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जैसे मैंने कहा, ऐसे कोई भी ऑफिस मेमोरेंडम को इशू नहीं कर सकता है। एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होते हैं ऑफिस मेमोरेंडम को इशू करने के लिए और कोई भी लॉ को एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करने के लिए। The second question, my second question is that in which year the Mandal Commission was appointed?
as we had discussed, that Mandal Commission was appointed by the government of India in the year 1979. Remember, this is an important question for you. This short question you may get in your exam. Then the my third question is that who was the head of the second backward class commission? So second backward class कमीशन, जो कि उसकी चेयरमैन कौन थे, उसकी हेड कौन थे? और जैसे मैंने कहा है that the second backward class commission was headed by BP Mandal. The chairman of the second backward class commission was BP Mandal. So that's why the second backward class commission was popularly known as Mandal Commission. And several other short questions can also came from this topic, so you have to read the topic carefully. एंड जैसे मैंने कहा, तुम्हारे लिए एक होमवर्क है कि तुम्हें ढूंढना है कि फास्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कब बैठा था और क्यों उसको सेटअप किया गया था, वो तुम्हें उसके बारे में ढूंढना है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.